ओके, अभी तक हम लोग जो काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन है उसके बारे में बात कर चुके हैं कि सर्कुलर मोशन के जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे कि आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी राइट, या एवरेज एंगुलर स्पीड निकालनी है, या फिर आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करना है। इन सब टर्म्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं और सर्कुलर मोशन की क्या कहानी है थोड़ा उसको और समझते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन पे अब जो हम नेक्स्ट बात करना चाह रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उन फोर्सेस की वजह से उस पार्टिकल पे कौन कौन से एक्सेलरेशन आ रहे हैं, हमें उनके बारे में बात करने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम Fc से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है याद रखना ये होगा हमारा नेसेसरी रिक्वायर्ड फोर्स टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। बेसिकली अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास पक्का एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। ये नेसेसरी फोर्स है। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये क्या कहानी है तो वो सुनते हैं। तो होगा क्या कि अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, जैसे कि ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास सर्कुलर पाथ था, ठीक है, और ये हमारा एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहां पे यह चीज पता होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या डिफाइन किया गया है, तो वो सुन लो। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सेंट्रीपिटल, वो होता है हमारा एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यहां पे क्या मतलब है इनका मतलब यह है कि मान लो पार्टिकल यहां पे इस पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और रेडियस क्या है इसकी जो रेडियस है वो है r वेक्टर। और सबको ये चीज पता है अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये जो आपका रेडियस वेक्टर है और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है दोनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, ये चीज समझ में आती है, ठीक है। तो यहां पे एफ सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड जो है वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। मतलब अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहूं, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू सम रीजन, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर मैं एफ सेंट्रीपिटल पॉइंट ए पे निकालूंगा तो एफ सेंट्रीपिटल एट पॉइंट ए दिस शुड बी इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर डिवाइड बाय आर। उस पॉइंट की वेलोसिटी और उस पॉइंट पे जिस सर्कल में है उस सर्कल की रेडियस। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एफ सेंट्रीपिटल निकालना चाहता हूं पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे एफ सेंट्रीपिटल आ जाएगा एम वी टू स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये चीज समझ पा रहे हो कि एफ सेंट्रीपिटल जो है मुझे किसी भी इंस्टेंट पे डिफाइन करना हो तो एफ सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी इंस्टेंट पे वो होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। m पार्टिकल का मास है, v है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, राइट, या स्पीड का स्क्वायर लिख दो, बात तो सेम है, और डिवाइड बाय r। r है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल की रेडियस क्या है। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। ओके, देन हमें बात करनी है साथ में किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कि जो एफ सेंट्रीपिटल है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखना इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी रेडियली इनवर्ड। तो यहां पे ये चीज याद रखना कि सर्कुलर मोशन में हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में बात नहीं कर रहे। हम यहां पे दो डायरेक्शन लेके चलते हैं, एक अलोंग रेडियस वेक्टर और एक रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब
अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं कि पार्टिकल यहां पे है, तो अगर यहां पे अगर बात करना चाहोगे तो एक होगा आपकी रेडियल डायरेक्शन जो कि ये होगी, सेंटर से उस पॉइंट को कनेक्ट करो, बाहर की तरफ जो है वो होती है हमारी रेडियल डायरेक्शन, और एक होती है उस रेडियल के परपेंडिकुलर, जिसको आप बोलते हो क्या, टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब टेंजेंशियल जो डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं और वेलोसिटी की निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो डायरेक्शंस हैं वो आई कैप जेकब की फॉर्म में बात नहीं करेंगे, यहां पे हम अलोंग रेडियस वेक्टर एक डायरेक्शन बोलते हैं और उसके परपेंडिकुलर को अलग डायरेक्शन बोलते हैं। जो अलोंग रेडियस वेक्टर है उसको हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, और जो परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहां जो डायरेक्शन है वो होगा रेडियली इनवर्ड, मतलब रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा, और इनवर्ड का मतलब है अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो आपको इस पॉइंट पे देखना है कि यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी v4 होती और यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता वो लगता अलोंग रेडियस, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ अलोंग रेडियस वेक्टर, f सेंट्रीपिटल यहां एक्ट करता, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको बात करनी है, यहां लिख लेता हूं ये वाला एग्जांपल, जैसे मान लो यहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी v1 से, यहां पार्टिकल पहुंच गया और जो वेलोसिटी है वो है v2, तो रेडियली इनवर्ड बोले तो ये है डायरेक्शन, यहां f सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, यहां f सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, और याद रखना ये रेडियस वेक्टर के अलोंग है, इसका मतलब हमेशा वेलोसिटी के कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन ये होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो f सेंट्रीपिटल हमारा जो है उसका मैग्नीट्यूड आ गया mv²/r और डायरेक्शन आ गई रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे मान लो मुझे यहां पे बात करनी, यहां पार्टिकल मूव कर रहा होता v3 से, ठीक है, ये सेंटर है, तो यहां पे जो f सेंट्रीपिटल एक्ट करता, अगर मैं उसको fc3 बोल दूं, ठीक है, f सेंट्रीपिटल 3, तो वो अंदर की तरफ एक्ट करेगा, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो वो आ जाएगा mv²/r। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने छोटी चीज समझी कि सेंट्रीपिटल एक ऐसा फोर्स है जो कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो तो पक्का एक्ट कर ही रहा होगा, और वो एक्ट किस तरफ करता है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है mv²/r, और जो डायरेक्शन होती है वो होती है रेडियली इनवर्ड। और अगर ये फोर्स है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस फोर्स के होने की वजह से पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन भी आएगा, मानते हो कि नहीं? अगर फोर्स है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा, तो बिल्कुल सही, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, AC, या हम उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन समझ में आ रहा होगा, बस दो अलग अलग नाम है। जो रेडियस वेक्टर के लॉन्ग एक्सेलरेशन है उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग नाम है, कहानी तो सेम है, चाहे आप रेडियल एक्सेलरेशन बोलो उस चीज को, चाहे आप उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, बात सेम है। तो आपको पता है कि F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। F सेंट्रीपिटल आ रहा है हमारा mv²/r इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m से m कैंसिल, ध्यान से देखो, A सेंट्रीपिटल आ गया v²/r, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। और आपको यह पता है कि v जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू आर। v की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इंटू आर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं तो यहां से A सेंट्रीपिटल क्या आ जाएगा? ओमेगा आर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, बोले तो ओमेगा स्क्वायर आर। तो A सेंट्रीपिटल को आप b²/r भी लिख सकते हो और ओमेगा स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो। ये चीज समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पे जो छोटा सा पॉइंट आपको समझाया वो क्या समझाया कि जो F सेंट्रीपिटल है दैट इज इक्वल टू mv²/r, और सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो इसको आप लिख सकते हो m⍵²r। कोई दिक्कत नहीं। और उसकी वजह से पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन आएगा जिसको आप A सेंट्रीपिटल बोलोगे, वो आएगा v²/r और ओमेगा²/r। और डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन जो आएगी, डायरेक्शन ऑफ F सेंट्रीपिटल एंड A सेंट्रीपिटल दोनों ही सेम आएगी, और किस तरफ आएगी? वो आएगी रेडियली इनवर्ड। कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी चीज समझ में आ रही है क्या हो रहा है क्वेश्चन में यहां पे? ठीक है। तो हमें
बेसिक कहानी समझ में आ गई कि सेंट्रीपिटल एक ऐसा फोर्स है जो पक्का एक्ट करेगा ही करेगा, और वो mv²/r उसका मैग्नीट्यूड होता है। जिस इंस्टेंट में आपको निकालना है उस इंस्टेंट की वेलोसिटी लेते हैं और उस इंस्टेंट की रेडियस लेते हैं, ठीक है। और देन डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, कि सेंटर की तरफ, सर्कमफ्रेंस से आप सेंटर की तरफ जाओ रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी वजह से एक एक्सप्रेशन आएगा एसेंट्रिपिटल, जिसको आप v²/r और ω²r कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता, अच्छी बात है। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है जो कि ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है। आपने क्या देखा यहां पे कि हमारा जो F सेंट्रिपिटल है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, देख के समझ में आ रहा होगा। F सेंट्रिपिटल जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के कैसा है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब यही है, ठीक है। तो यहां पे F सेंट्रिपिटल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इट डज, F सेंट्रिपिटल जो है, F सेंट्रिपिटल इट डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पीड। मतलब F सेंट्रिपिटल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड बोल दो, हमारे पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरा पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसके लिए F सेंट्रिपिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी बात करेंगे कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, कौन है जो उसकी पार्टिकल की स्पीड चेंज कर रहा है, हम बात करने वाले हैं। तो ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो है वो किसको अफेक्ट करेगा, ये पार्टिकल की डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा। तो इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आपके पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है। तो F सेंट्रिपिटल पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा है। तो जरा सोच के देखो कि, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ऐसा मोशन हो सकता है जहां पे पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही हो, कि यहां स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, आगे चल के v3 हो गई एंड सो ऑन। तो पार्टिकल की स्पीड चेंज हो रही होगी, तो उसके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो जरा सोच के देखो कि अगर पार्टिकल की स्पीड को चेंज करना है तो क्या मुझे एक फोर्स या तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में या इसकी सेम डायरेक्शन में लगाना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में लगाऊंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट में लगाऊंगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मुझे एक फोर्स चाहिए किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये चीज समझ पा रहे हो। तो यहां पे होता भी यही है कि पार्टिकल के पास सेंट्रिपिटल फोर्स है, इसको आप रेडियल फोर्स भी बोल सकते हो। इसके अलावा एक और फोर्स होगा पार्टिकल के पास जिसको आप बोलोगे टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स क्या करेगा, टेंजेंशियल फोर्स पार्टिकल की जो स्पीड है उसको चेंज करेगा। तो हम जो नेक्स्ट फोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स, जिसको आप F टेंजेंशियल FT बोल सकते हो, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स जो है ये क्या है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की स्पीड को जो चेंज करने के लिए जो फोर्स आ रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये एक पार्टिकल है, ठीक है। इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v2। तो ये तो कंफर्म है पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। और टेंजेंशियल फोर्स अगर बोला जाए तो किस तरफ लगेगा, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा या फिर वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों में से
कोई एक केस पॉसिबल होगा। अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा देगा, अपोजिट में लगेगा तो पार्टिकल की स्पीड को कम कर देगा। तो यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं मैग्नीट्यूड के बारे में, तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसको आप लिख सकते हो F टेंजेंशियल इज व्हाट, मास इनटू A टेंजेंशियल, और A टेंजेंशियल को आप क्या लिखते हो, dv बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये चीज समझ पा रहे हो? ये मास इंटू ए टेंजेंशियल लिखा हुआ है, इसी चीज को आप लिख सकते हो मास, और ए टेंजेंशियल कैन बी रिटन एज अल्फा इंटू आर। जरा ध्यान दो, याद है सर रिलेशन? फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू आर। तो इसका मैग्नीट्यूड ये होगा। और अगर आप बात करना चाहोगे इसकी डायरेक्शन के बारे में, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, डायरेक्शन होगी अलोंग टेंजेंट। अलोंग टेंजेंट बोल रहे हैं मतलब या तो ये पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल होगा टू वेलोसिटी वेक्टर, या तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कर क्या रहा है, ये हमारे पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या कहानी सुनी है, अच्छा उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन और आएगा तो वो भी देख लो आप। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है जिसको आप बोलते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल, तो यहां से F टेंजेंशियल आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से ए टेंजेंशियल क्या आ गया, ए टेंजेंशियल एक्चुअली ये आ जाएगा, ये लिखा हुआ है आपने m इंटू dv बाई dt इक्वल टू m इंटू ए टेंजेंशियल, मतलब ए टेंजेंशियल जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू आर भी लिख सकते हो। तो ए टेंजेंशियल जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको आप अल्फा इंटू आर भी लिख सकते हो। तो ये जो रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो किसके साथ में है, एंगुलर एक्सेलरेशन और ए टेंजेंशियल आपस में इस रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सेंट्रीपिटल जो है वो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अभी तक मुझे क्या कहानी समझ में आई, अभी तक मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो मुझे क्या कहानी समझ में आई, मैं यहां पे लिखता हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके पास अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उस पार्टिकल के पास दो फोर्स होंगे किसी भी इंस्टेंट पे। उस पार्टिकल के पास एक तो फोर्स होगा रेडियल डायरेक्शन में, जिसको आप F सेंट्रीपिटल बोलोगे, ठीक है, हमेशा रेडियस डायरेक्शन में होगा, F सेंट्रीपिटल 2, F सेंट्रीपिटल 3। और एक होगा पार्टिकल के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। तो या तो पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर या अपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो मान लेता हूं मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि वो वेलोसिटी को, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो जो दूसरा फोर्स है वो इधर आ जाएगा, F टेंजेंशियल, Ft, और वो यहां आ जाएगा Ft, वो यहां आ जाएगा Ft, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पार्टिकल के पास दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग नेट फोर्स निकालना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो वो आ जाएगा F सेंट्रीपिटल, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस आर कैप। याद रखो, हम रेडियली जो आउटवर्ड डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं आर कैप, और उसके जो परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं टी कैप, टी कैप या टॉ कैप, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो F सेंट्रीपिटल लेकिन अंदर की तरफ है इसलिए माइनस आर कैप, और एक फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो F टेंजेंशियल, और डायरेक्शन को हम बोलते हैं टॉ कैप या टी कैप, ठीक है। इसी चीज को आप लिख सकते हो यहां से, F सेंट्रीपिटल कितना है, mv²/r, ठीक है, माइनस आर कैप, और F टेंजेंशियल कितना है, ये है मास इंटू ए टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है, ये हमारा
किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल पे नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और ध्यान से देखो, इसी चीज को ये हमने नेट फोर्स लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली इसी चीज को मैं लिख सकता हूं मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। सोच के देखो, मास यहां से कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा v² बाय r माइनस r कैप के अलॉन्ग, और टेंजेंशियल t कैप के अलॉन्ग, वही तो लिखा हुआ है a नेट। मतलब अगर मैं पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो आ जाएगा a सेंट्रीपिटल माइनस r कैप के अलॉन्ग और a टेंजेंशियल t कैप के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहां से जो पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन है वो होता है v² बाय r माइनस r कैप प्लस a टेंजेंशियल, जिसको आप a टेंजेंशियल लिख दो या अल्फा इंटू r लिख दो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। टॉक है, ये मुझे कहानी अभी तक समझ में आ गई, ठीक है। कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके पास अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल के पास टेंजेंशियल फोर्स नहीं है। इसी समझ में आ रही है? सिर्फ जो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि पार्टिकल के पास जो पार्टिकल की स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, पार्टिकल एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पे एफ टेंजेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ गया कि पार्टिकल के पास किसी भी इंस्टेंट पे दो फोर्स हो सकते हैं, एक होगा एफ टेंजेंशियल, एक होगा एफ सेंट्रीपिटल, एक होगा एफ टेंजेंशियल। एफ सेंट्रीपिटल होगा रेडियली इनवर्ड, एफ टेंजेंशियल होगा टेंजेंट के अलाउंग, वेलोसिटी के पैरेलल या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां से हमें समझ में आ गया कि किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशन है, एक ए सेंट्रीपिटल, एक ए टेंजेंशियल। अब सवाल ये आता है कि ये जो फोर्स है एफ टेंजेंशियल और एफ सेंट्रीपिटल, ये आ कहां से रहे हैं? क्या कोई इन फोर्सेस को प्रोवाइड कर रहा है? तो जरा लॉजिकली सोच के देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। कि हमने यहां पे आई कैप जे कैप वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं अलोंग रेडियल डायरेक्शन और अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो आप क्या करते हो, आप किसी भी बॉडी का एफबीडी बनाते हो, जैसे मैं ये चीज भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फोर्सेस आ कहां से रहे हैं। तो ये फोर्सेस बॉडी पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं है, जो फोर्सेस बॉडी पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं का रिजल्टेंट एफ टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल है। क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीज समझो कि मान लो हमारे पास ये एक पार्टिकल होता, ठीक है, ये मास m, ये लेंथ l, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मुझे इस इंस्टेंट पे बात करनी है किसी एंगल थीटा पे। तो अगर ये एंगल थीटा है, इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करना चाहूं तो पार्टिकल के पास ये मास m है, ठीक है, और ये पार्टिकल जा रहा है कुछ वेलोसिटी v1 बोल देते हैं इससे, ठीक है, यहां वेलोसिटी v0 थी। तो f सेंट्रीपिटल और f टेंजेंशियल कहां से आ रहे हैं? तो याद करो यहां पे मैंने क्या बोला कि हम यहां पे आई कैप जे कैप के फॉर्म में बात नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग बात करेंगे रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन की फॉर्म में। मतलब आप क्या करोगे, आप किसी बॉडी का एफबीडी बनाओगे, तो आपने जैसे इस बॉडी का एफबीडी बनाया तो आपने बोला यहां पे लग रहा है mg और यहां पे लग रहा है टेंशन, यही बोलोगे, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा थीटा। तो ये mg लग रहा है वर्टिकली डाउन और ये टेंशन लग रहा है इस पे t। अब मुझे जो उसके मोशन की स्टडी करनी है, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो मुझे यहां पे जो फोर्सेस बताने पड़ेंगे वो किस तरह बताने चाहिए, अलोंग रेडियल डायरेक्शन और अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे जितने भी फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट कर देते हैं अलोंग रेडियल और अलोंग टेंजेंशियल। तो ये तो ऑलरेडी रेडियल वेक्टर के अलोंग लगा हुआ है फोर्स, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो दो कंपोनेंट कर दिए आपने। एक कंपोनेंट ये आ गया mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा। और ध्यान से देखो, इसी फिगर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे, ये एंगल थीटा था, ठीक है, और ये एक पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अब यहां पे जो आपने फोर्सेस किए, तो इन फोर्सेस का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो
एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ, ध्यान से देखो, वो है t माइनस एम जी कॉस थीटा, और एक फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg साइन थीटा, और मेरा पार्टिकल जो है कुछ वेलोसिटी v1 से ऐसे जा रहा है। क्या आपको ये चीज देख के समझ में आ रही है कि यहां पे ये जो t माइनस एम जी कॉस थीटा है ये क्या कर रहा है? t माइनस एम जी कॉस थीटा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और mg साइन थीटा क्या कर रहा है? mg साइन थीटा आपको टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये जी समझ पा रहे हो? ठीक है, तो F टेंजेंशियल और F सेंट्रीपिटल ये अलग से एक्ट नहीं कर रहे हैं। F टेंजेंशियल और F सेंट्रीपिटल आपकी जो बॉडी है उस बॉडी पे जो फोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं mg और टेंशन, उन्हीं के कंपोनेंट हैं। ठीक है, आपने F नेट निकालो, F नेट में जो रेडियल वेक्टर के लॉन्ग फोर्स है उसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स है उसको आप बोलते हो टेंजेंशियल। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे t माइनस एम जी कॉस थीटा ये क्या कर रहा है आपको? इट प्रोवाइड्स F सेंट्रीपिटल, और mg साइन थीटा क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स F टेंजेंशियल। मतलब ये हुआ कि यहां पे आप t माइनस एम जी कॉस थीटा को F सेंट्रीपिटल लिख सकते हैं, और F सेंट्रीपिटल लिख रहे हो मतलब F सेंट्रीपिटल होता है m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्या है इसका? जो भी इसकी रेडियस है, लेंथ l बोला है तो एम वी स्क्वायर बाय r लिख देते हैं अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, समझ में आया? एक क्वेश्चन ये बनेगी, और दूसरी क्वेश्चन क्या समझ में आ रही है आपको? वो समझ में आ रही है कि जो mg साइन थीटा है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है F टेंजेंशियल, बोले तो मास, इसको अलग कलर से लिखते हैं, ये हो जाएगा मास इंटू ए टेंजेंशियल। समझ में आया? तो ये कहानी चल रही है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा F सेंट्रीपिटल पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। F टेंजेंशियल क्या कर रहा है, यहां देख के समझ में आ रहा है F टेंजेंशियल जो है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो आपकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, और होता भी तो यही है। एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। सोच के देखो, करवाया अपन ने लास्ट क्लास में, बात की थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करते हैं इस चीज को, है ना? तो अगर पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और वही क्यों कम हो रही है? वो कम हो रही है ड्यू टू F टेंजेंशियल, क्योंकि F टेंजेंशियल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया अभी तक कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर दो फोर्स एक्ट कर सकते हैं। एक फोर्स तो पक्का एक्ट करेगा, और जो पक्का एक्ट करेगा वो कौन सा है? F सेंट्रीपिटल। एक फोर्स पक्का एक्ट करना चाहिए सेंटर की तरफ, जो F सेंट्रीपिटल होगा वो होगा रिजल्टेंट ऑफ F नेट अलोंग रेडियल डायरेक्शन, सॉरी कंपोनेंट ऑफ F नेट अलोंग रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, और एक होगा हमारा टेंजेंशियल फोर्स जो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो F टेंजेंशियल 0 हो जाएगा। अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो F टेंजेंशियल एक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो सेम डायरेक्शन में होगा तो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा, अपोजिट में होगा तो पार्टिकल की स्पीड को कम करेगा। और F टेंजेंशियल किसकी वजह से आ रहा है? F टेंजेंशियल जो आ रहा है वो भी एक कंपोनेंट है F नेट का, F नेट का टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? F नेट बोले तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट की वजह से जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलो, तो ये सारी कहानी आपको आई थिंक समझ में आ गई है कि ये सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल फोर्स क्यों आ रहे हैं और इनका काम क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे चल के इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हटा देता हूं मैं, देन मैं एग्जांपल्स लिखता हूं। ओके, सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। यहां पे एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है? 3 मीटर है। ठीक है, और पार्टिकल ने t = 0 से मोशन स्टार्ट किया है, मास m है इसका, तो मास m की वैल्यू हम 2 kg मान लेते हैं। ठीक है, और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक कौन सा एक्सेलरेशन दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो हमसे पूछे गए हैं सारी चीजें। ठीक है, तो अल्फा किसी भी टाइम t पे पूछा गया है, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल कितना होता है? वो होता है अल्फा इंटू आर। तो ए टेंजेंशियल जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो दिया गया है 3, अल्फा हमें पता नहीं कितना है, और आर हमारा 3 है।
तो अल्फा आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई है सबको। तो किसी भी अल्फा हमारा क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, मतलब किसी भी टाइम टी पे आप अल्फा निकालोगे आपका कितना आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप निकालना चाहते हो ओमेगा किसी भी टाइम टी पे, तो ओमेगा किसी भी टाइम टी पे वो क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और यहां पे अल्फा पॉजिटिव है, ये समझ पा रहे होगे आप, राइट। तो ये आ गया इनिशियल ओमेगा 0 है प्लस 1 इंटू टी, बोले तो ओमेगा किसी भी टाइम टी पे ये आ जाएगा टी रेडियन पर सेकेंड। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे हैं ए सेंट्रीपिटल एंड ए टेंजेंशियल एट टी इक्वल्स टू 4। तो ए सेंट्रीपिटल क्या होता है, ए सेंट्रीपिटल होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर आर, यही होता है किसी भी टाइम टी पे। तो हमें टी इक्वल्स टू किसकी बात करनी है, 4 पे, तो टी इक्वल्स टू 4 पे ओमेगा देख लो, तो ओमेगा एट टी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर इनटू आर। ओमेगा टी इक्वल्स टू 4 पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। तो 4 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3 48। ये है हमारा ए सेंट्रीपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल तो हमारा कांस्टेंट ही है क्वेश्चन में, ए टेंजेंशियल जो है वो हमारा क्वेश्चन में कांस्टेंट ही दिया हुआ है, तो वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई अच्छा एक सेकेंड, ये ए सेंट्रीपिटल लिखा हुआ है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 4। तो यहां पे ये चीज समझो, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कौन सा एक्सेलरेशन की बात की गई है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि सेंट्रीपिटल निकालो टेंजेंशियल निकालो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो ये जनरली बात कर रहे हैं ए नेट के बारे में। तो हमसे क्या बोला गया है, नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स एट टी इक्वल्स टू 4। तो टी इक्वल टू 4 पे अगर मैं बात करूं तो एट टी इक्वल टू 4 अगर हम लोग बात करना चाहें नेट एक्सेलरेशन, तो वो आ जाएगा ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। बोले तो ए सेंट्रीपिटल कितना है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करना चाहूं फोर्स के बारे में, तो फोर्स कितना आ जाएगा, यहां पे पार्ट डी में जो हमारा फोर्स है वो आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम व्हेन ए सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल, तो जब ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल दोनों इक्वल हो जाए वो टाइम क्या है, तो देख लो ए सेंट्रीपिटल किसी भी टाइम टी पे वो है हमारा ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। और ए टेंजेंशियल जो है वो हमें 3 दिया गया है, दोनों को इक्वल करना है। तो ओमेगा किसी भी टाइम टी पे क्या है, ओमेगा किसी भी टाइम टी पे है टी, तो ये लिखा हुआ है एक्चुअली टी स्क्वायर आर, ठीक है। और ये हमें 3 करना है। तो ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल इक्वल होने का मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि टी स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड आ गई। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया टाइम व्हेन ए नेट मेक्स 53 डिग्री विथ ए टेंजेंशियल, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी टाइम टी पे बात करूं तो किसी भी टाइम टी पे क्या होगा, ये हमारा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। और यहां पे इस तरफ लगता है ए टेंजेंशियल और इस तरफ लगता है ए सेंट्रीपिटल। तो जो ए नेट है वो हमारा ऐसे कुछ आता है, और ये एंगल थीटा की बात कर रहे हैं जो कि कितना एंगल है 53 डिग्री है। तो क्वेश्चन में ये हमें एंगल 53 डिग्री दिया गया है। मतलब अगर मैं यहां पे tan 53 डिग्री लिखूं तो वो मेरा कितना आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा ए सेंट्रीपिटल डिवाइड बाय ए टेंजेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। ए सेंट्रीपिटल होगा ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय 3, वैल्यू छाप दो, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया टी स्क्वायर आ गया, राइट। और tan 53 डिग्री कितना होता है, tan 53 डिग्री होता है 4/3। तो यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू 4/3, मतलब टी की जो वैल्यू है वो आ गई 2/√3 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी सिंपल सी कहानी चल रही है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कहानी नहीं है। याद रखना ए सेंट्रीपिटल होता है v²/r या ओमेगा स्क्वायर आर, ए टेंजेंशियल होता है अल्फा आर या ए टेंजेंशियल लिख दो उसको, ठीक है। और बस इतनी सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसको साफ करता हूं, एक और एग्जांपल लिखता हूं।
चलो सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें थीटा जो फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और पार्टिकल का गिवन है मास 2 kg और वो जो पार्टिकल है वो 2 मीटर की रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, अब हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ओमेगा किसी भी टाइम टी पे, अल्फा किसी भी टाइम टी पे, काइनेटिक एनर्जी, एफ नेट और टाइम, ठीक है। इन सब के बारे में बात करना है। तो कैसे करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे थीटा गिवन है किसी भी टाइम टी पे, तो वो आ जाएगा टी क्यू माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो इसका अगर मुझे ओमेगा निकालना है किसी भी टाइम टी पे तो डेरिवेटिव कर दूं, और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। और अगर मैं इसका यहां से अल्फा निकालना है तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो तो ये कितना आ जाएगा 6t माइनस 4, ठीक है। तो ये हमें किसी भी टाइम टी पे ये सारी कहानी समझ में आ गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं तो वो सुनते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो हो ही गए, ठीक है। थर्ड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल्स टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल्स टू 2 वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, राइट। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2। तो मुझे वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 निकालनी है, तो मुझे पता है वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, यही होगी वेलोसिटी। तो ओमेगा कितना है t इक्वल्स टू 2 पे, तो पुट कर देते हैं यहां पे t इक्वल्स टू 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, ये है मेरा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है इस क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगी मेरी वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 पे। ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 16 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं यहां से, तो ये मेरी वेलोसिटी t इक्वल्स टू 2 पे आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैं लिखना चाहूंगा वो आ जाएगा मेरा हाफ मास 2 है, ये आ जाएगा 20 का 16 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, कितना बन गया ये 256 जूल। ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आएगी t इक्वल्स टू 2 पे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल था। वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 2 पे, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा इंटू आर कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी। देन हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स एट t इक्वल्स टू 2। तो पार्टिकल पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है t इक्वल्स टू 2 पे वो निकालना है। तो नेट फोर्स के लिए मुझे a सेंट्रीपिटल भी चाहिए और a टेंजेंशियल भी चाहिए। तो पहले तो ये ध्यान दो कि यहां पे एट t इक्वल्स टू 2 मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो a सेंट्रीपिटल है वो होता है मेरा v स्क्वायर बाय r। तो वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 पे कितनी है, 16 है, अभी भी निकाली है मैंने, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 256 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 1, और ये कितना हो जाएगा 128, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करना है हमको टेंजेंशियल फोर्स कितना आएगा, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। लास्ट सवाल है जब ओमेगा मैक्सिमम हुआ तो वो हम पढ़ लेंगे लास्ट सवाल। इसके बाद हमको निकालना है ए टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू आर। टी इक्वल्स टू 2 की बात कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं टी इक्वल्स टू 2 पे। अल्फा क्या है 60 माइनस 4, तो 6 इंटू 2 माइनस 4, 12 माइनस 4, ये कितना आ गया 8, सॉरी मल्टीप्लाई बाय आर भी है, अल्फा इंटू आर, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 2, ये आ गया हमारा 16। ये समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा इंटू आर लिखा, अल्फा की वैल्यू है 60 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8 इंटू 2 16, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा ए टेंजेंशियल आ गया। अब हमें निकालना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो मेरा आ जाएगा ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है वो आ जाएगा 128 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और जो मैं एफ नेट यहां से लिखना चाहूंगा वो आ जाएगा मेरा मास इंटू ए नेट, कोई दिक्कत नहीं है। देन लास्ट सवाल में पूछा गया था टाइम व्हेन ओमेगा इज मैक्सिमम, राइट। तो ओमेगा मैक्सिमम कब होगा हमें उसके बारे में बात करनी है, और ओमेगा मैक्सिमम कब होगा तो वो कैसे देखेंगे, एक सेकेंड। तो वो हम देखना चाहते हैं, जो लास्ट पार्ट है ई बोल देते हैं। तो ओमेगा किसी भी टाइम टी पे वो हमारा क्या है, वो हमें गिवन है 3t स्क्वायर
माइनस 4t प्लस 4, इसको आप मैक्सिमा के लिए सॉल्व कर दो, राइट। तो क्या करूं मैं, इसका डेरिवेटिव करके 0 कर देता हूं। डेरिवेटिव करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 60 माइनस 4, ये 0 होना चाहिए, तो t की वैल्यू आ गई मेरी 2/3। बोले तो t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड पे जो मेरा ओमेगा है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आया? काफी सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के सवाल आएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बट उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं। ओके, नेक्स्ट हम एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि एक पार्टिकल है, ये लेंथ l है, ये मास m है, और ये किसी पॉइंट से फिक्स्ड है, और ये जो स्पीड है वो है √3gl मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है यहां पे √3gl, वो कैसी है, कांस्टेंट है। अब ड्यू टू सम मैकेनिज्म हम लोगों ने इसकी स्पीड को कांस्टेंट कर रखा है, वरना आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वर्टिकली तो क्या होगा, इसकी स्पीड तो कम होती है, ये तो हमको पता है। लेकिन ड्यू टू सम मैकेनिज्म हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। इसको कैसे रखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, रखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमको गिवन है। अब हमको डिफरेंट पॉइंट गिवन है पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी में, कि जो पार्टिकल है ये कंप्लीट सर्कल कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल बना लेते हैं अपन ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है A। फिर एक पॉइंट है यहां पे B, जिस पॉइंट B का ये जो एंगल है वो तुम्हें 60 दिया गया है, ठीक है। फिर एक पॉइंट है C जो कि यहां से 90 डिग्री एंगल कवर करने पे आएगा, और एक पॉइंट है वर्टिकली टॉप मोस्ट पॉइंट D। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको 4 पॉइंट दिए गए, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन इन थ्रेड एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C एंड एट पॉइंट D। आपको हर एक पॉइंट पे थ्रेड में टेंशन बतानी है, कितनी टेंशन होगी, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को, तो देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। करना क्या है आपको, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करो, बॉडी का एफबीडी बनाओ और रेडियल डायरेक्शन और टेंशन डायरेक्शन में फोर्सेस से कंपोनेंट कर दो, और रेडियल में जो फोर्स है उसको आप mv²/r बोलोगे, F सेंट्रीपिटल, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है उसको आप m × a टेंजेंशियल बोलोगे। बट इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल वाला फोर्स अपने आप 0 वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट दी हुई है, तो F टेंजेंशियल यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है। होगा तो अपने आप वो 0 हो चुका होगा। तो अब यहां पे अगर मैं पॉइंट A की बात करूं तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके बात करोगे। अगर मैं पॉइंट A की बात करूं तो पॉइंट A पे क्या कहानी है, ये देखो, हम बॉडी का एफबीडी बनाते हैं, इधर लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन T, और ये जो पार्टिकल है वो वेलोसिटी √3gl से मूव कर रहा है। और आपको देख के समझ में आ रहा होगा यहां पे कि अगर मैं बात करूं रेडियल डायरेक्शन में फोर्स है तो हमारा F सेंट्रीपिटल जो है वो mv²/r होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और F सेंट्रीपिटल कितना है, तो मुझे देख के समझ में आ रहा है यहां पे F सेंट्रीपिटल है T - mg, राइट। इसकी वैल्यू mv², तो v² कितना हो जाएगा 3gl/r की वैल्यू कितनी है, l है, तो T - mg, इसकी वैल्यू 3mg, मतलब टेंशन एट पॉइंट A इज 4mg। समझ में आया? काफी सिंपल है चीज निकालना। उस इंस्टेंट पे एफबीडी बनाओ और F सेंट्रीपिटल जो है उसको mv²/r के इक्वल कर दो। ऐसे ही मुझे बात करनी है पॉइंट B के बारे में। तो सोचो जब पार्टिकल पॉइंट B पे होगा तो पॉइंट B हमारा यहां पे कहीं है, इस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पे ये लगेगा टेंशन और ये लगेगा हमारा mg, और ये क्वेश्चन में एंगल 60 दिया हुआ है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg/2 और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg √3/2। और ये चीज आपको सोच के समझ में आ रही होगी कि ये जो फोर्स है वो हमारे पार्टिकल की स्पीड को कम करना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, तो पक्का एक फोर्स और आ रहा होगा जो किसी एजेंट ने लगाया होगा, जिसकी वजह से ये फोर्स कट गया होगा। बाकी जो अपने को मेन मुद्दे पे बात करनी है वो है कि F सेंट्रीपिटल शुड बी इक्वल टू mv²/r। F सेंट्रीपिटल कितना है इस इंस्टेंट पे, वो है T - mg/2, इसकी वैल्यू mv²/r। तो यहां से T की वैल्यू आ गई 3mg + mg/2 प्लस 3mg।
3.5 mg आ गया है टेंशन, जिसको आप लिख सकते हो 7 mg/2 टेंशन एट पॉइंट बी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप पॉइंट सी और पॉइंट डी के लिए बात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट सी के लिए। अगर मैं पॉइंट सी के लिए बात करूं तो पॉइंट सी पे ये मेरा पार्टिकल है जो ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है। और यहां पे अगर देखोगे तो इधर लगेगी टेंशन और इधर लगेगा mg, और ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी v नॉट है। तो इस बार देख के समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं F सेंट्रीपिटल को mv²r करूंगा तो F सेंट्रीपिटल किसने प्रोवाइड किया होगा? इस बार जो F सेंट्रीपिटल प्रोवाइड किया होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वजह से आएगा, mg का कंपोनेंट तो होगा नहीं उस तरफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा टेंशन इक्वल टू m v²/r, मतलब टेंशन एट पॉइंट सी इक्वल टू 3 mg। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आप पॉइंट डी के लिए बात कर सकते हो, तो ये हटा दो जो भी लिखा हुआ है। तो सिमिलरली आप बात कर सकते हो किसके लिए? पॉइंट डी के लिए। और पॉइंट डी का मतलब ये है कि ये सेंटर है और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल है और ये वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है। यहां पे आप बी डी बनाओगे तो ये नीचे की तरफ आएगी टेंशन और नीचे की तरफ आएगी mg। मतलब यहां पे अगर आप F सेंट्रीपिटल को mv²/r लिखोगे तो F सेंट्रीपिटल क्या आ जाएगा? T + mg। ये दोनों मिलके F सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे होंगे और F सेंट्रीपिटल है क्या हमारा? mv²/r। तो ये आ जाएगा T + mg = 3 mg। बोले तो टेंशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? टेंशन एट पॉइंट डी, ये आ गया हमारा 2 mg। कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ये पार्ट है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है कि पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वहां पे आप फोर्सेस की कैसे स्टडी कर रहे हो, आप फोर्सेस से क्या चीज समझ में आ रही है। लेकिन मैंने क्वेश्चन अभी क्यों करवा दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो टेंशन और mg है यही मिलकर तो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेंशन और mg मिलकर ही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको mv²/r के बराबर कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब मैं हटाता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है, तो उस कर्व की जो रेडियस है हम उसके टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये चीज अभी समझ में आएगा कि बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि मान लो हमारे पास कोई भी कर्व है, ठीक है। हमारे पास कोई भी एक रैंडम कर्व है, तो ये चीज याद रखना कि एनी कर्व्ड पाथ can be assumed to be made of infinite circular arcs। कोई भी कर्व पाथ ले लो आप, हर कर्व पाथ को हम ये मान सकते हैं कि वो किसी ना किसी, वो एक्चुअली बहुत सारी इनफाइनाइट सर्कुलर आर्क से मिलकर बना है, बहुत सारे सर्कल से मिलकर बना है। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लो यहां मेरा पार्टिकल मूव कर रहा होता और इस इंस्टेंट पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी होती v1, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे मैं जो बात कर रहा हूं, इस इंस्टेंट पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी होती v2। तो आपको ये चीज देख के समझ में आ रही है कि यहां जो मेरा पार्टिकल है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है और यहां मेरा पार्टिकल जो है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है। तो अपन हर कर्व को एक सर्कल मान सकते हैं कि ये बहुत सारे सर्कल से मिलकर बना हुआ है, हम ये मान सकते हैं। तो यहां पे अगर मेरा ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे ये जो आर्क बनेगा, उस आर्क की जो रेडियस है, राइट, ये जो आर्क बनी है ये आर्क किसी सर्कल का पार्ट है और ये जो उस सर्कल की जो रेडियस है उसको हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहां मैं बात कर रहा हूं तो मैं मान रहा हूं कि मेरा पार्टिकल एक ऐसे कुछ सर्कल का पार्ट होता, ठीक है, बड़ा सर्कल मान लेते हैं, वो जैसा भी होता है, बड़ा कि छोटा उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे इस सर्कल का पार्ट है,
तो इसका अगर सेंटर ये है तो अगर इसकी रेडियस है RC2 तो उसको हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ध्यान दो कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। तो हमें ये तो पता है कि अगर मैं इस पॉइंट 1 पे बात करूं तो पॉइंट 1 पे F सेंट्रीपिटल को क्या मैं mv1² डिवाइड बाय r1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां से मुझे F सेंट्रीपिटल की वैल्यू पता होती है, मुझे mv1² की वैल्यू पता है, तो r1 कैन बी रिटन एज mv1² डिवाइडेड बाय F सेंट्रीपिटल। इस तरीके से हम इस पॉइंट पे जो रेडियस है उसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पे रेडियस निकालने की बात करूं तो यहां पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया होगा वो mv²/r के बराबर होगा। उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, उस इंस्टेंट पे रेडियस। तो यहां से भी मैं r2 की जो वैल्यू है वो mv2² डिवाइड बाय f सेंट्रीपिटल लिख सकता हूं। और लास्ट एग्जांपल से आपको पता होगा हम F सेंट्रीपिटल निकाल सकते हैं। F सेंट्रीपिटल क्या है? F सेंट्रीपिटल है रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग रेडियल डायरेक्शन या कंपोनेंट ऑफ F0 अलोंग रेडियल डायरेक्शन, ये बोल सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप ये जुगाड़ लगा लो कि F सेंट्रीपिटल mv²/r होता है, तो आपको F पता है, mv² पता है, तो वहां से आप r मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन होगी, और अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन, ठीक है, बोले तो वहां पे y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे? तो फिर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + dy/dx का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2/dx²। फॉर्मूला देख के समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा खतरनाक सा है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है तो वो होता है 1 + dy/dx का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप जुगाड़ से निकाल लो या फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल सा ये दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये 50 मीटर पर सेकेंड से ये एंगल 37 डिग्री से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट जिसको भेजा है उसको हमने पॉइंट ए बोला है, जो एच मैक्स है उसको हमने पॉइंट बी बोला है, और जहां पे लैंड किया है उसको हमने पॉइंट सी बोला है। आपको क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, तो कैसे निकालते? ये सवाल है। ठीक है, आपको ये पार्टिकल का कर्व गिवन है तो आपको किसी भी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ सकते हैं। तो एक तरीका तो क्या था, आपको इसकी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी पता है, वो फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं वो नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जुगाड़ वाले मेथड सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो मुझे निकालना होता फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी। पहले हम पॉइंट बी निकालते हैं क्योंकि ज्यादा सिंपल है, फिर हम पॉइंट ए की बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट बी पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? तो हम यहां पे बोलते हैं कि पॉइंट बी पे क्या हो रहा है। पॉइंट बी पे अगर आप बात करोगे तो ये पार्टिकल है, और आप क्या करोगे? पहले तो फोर्स के कंपोनेंट कर लो, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40, और पॉइंट बी पे ये जो पार्टिकल है वो 40 से मूव कर रहा होगा, और इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा एक mg फोर्स। आपको जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है उस पॉइंट पे आप पार्टिकल के जो नेट फोर्स है वो निकाल लो, और उस फोर्स के कंपोनेंट कर लो अलोंग रेडियल एंड अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। और यहां पे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, जो कर्व बनने वाला है जिसका ये पार्ट है, वो उसमें रेडियस किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमने ऑलरेडी रेडियल डायरेक्शन में ही mg हमारा फोर्स है। ठीक है, ये किस में है? रेडियल डायरेक्शन में। कैसे देखते हैं कि ये रेडियल डायरेक्शन में है कि नहीं, या मुझे इसे कंपोनेंट करने हैं कि नहीं? तो देखने का तरीका ये है, याद करो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियल डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर होती है रेडियल डायरेक्शन। और पॉइंट बी पे वेलोसिटी आ रही है x के लॉन्ग और फोर्स है y के लॉन्ग, तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है।
तो ऑलरेडी जो फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में ही है, आपको अलग से कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि पॉइंट ए पे जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करना है उसके बारे में बात करूंगा, पहले सिंपल सा क्वेश्चन समझ लो कि यहां पे इसकी रेडियस को मैं आर बी बोल देता हूं। तो कैसे करोगे, तो आपको यह पता है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो पॉइंट बी पे एफ सेंट्रीपिटल क्या है, एम जी है, और ये है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम कैंसिल, यहां से रेडियस एट पॉइंट बी ये जो आ गया वो आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 10, 160 मीटर। आई थिंक ये आप चीज समझ पा रहे हो कि जो इसकी रेडियस है इस पॉइंट बी पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कितना है 160 मीटर। मतलब पॉइंट बी को आपने जिस सर्कल का पार्ट माना है उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 160 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही सवाल आपसे पूछ सकते हैं, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी होती तो कैसे सॉल्व करते। तो ये चीज ध्यान रखो कि आप उस पॉइंट का फिगर बनाओगे तो आपने बोला कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये है मेरा एक्स एक्सिस, और मेरा जो mg फोर्स है वो मेरा लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है मेरा mg फोर्स। अब यहां पे आपने एफबीडी बना दिया, वेलोसिटी लिख ली। वेलोसिटी हमेशा हमें लिखनी होती है नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी देख ली हमने, फोर्स देख लिया। अब हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे इस फोर्स के रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मानते हो कि नहीं? क्योंकि हमें तो सर्कुलर मोशन की जो स्टडी है वो रेडियल और टेंजेंशियल में करनी पड़ेगी। तो इसके कंपोनेंट करने हैं रेडियल और टेंजेंशियल में। तो कौन सी डायरेक्शन रेडियल होगी, कौन सी टेंजेंशियल होगी? तो ध्यान दो कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल वेक्टर। ये चीज समझ पा रहे हो? मतलब अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ध्यान से देखना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 है। तो ये जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया 37 डिग्री। मतलब mg के दो कंपोनेंट करने हैं तो एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ। ये आ जाएगा mg का cos 37 और ये आ जाएगा mg का sin 37। और शायद आप ये चीज समझ पा रहे हो कि इस पॉइंट पे ये हमारी वेलोसिटी है और वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला फोर्स है। तो यहां पे भी आप सेम कहानी बात करोगे कि पहले तो ये समझो कि यहां पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर मैं यहां पे F टेंजेंशियल की बात करूं तो F टेंजेंशियल कितना है, mg sin 37 है। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा मास इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर। मतलब ए टेंजेंशियल जो आ गया वो मेरा आ जाएगा g sin 37 इस क्वेश्चन में। बट हमसे वो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है क्या क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट C पे मैं क्या करता हूं, सॉरी इस पॉइंट A पे मैं यहां पे लिखता हूं कि जो F सेंट्रीपिटल है वो आ जाएगा m v स्क्वायर। और याद रखना ये जो v होता है वो होता है पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर। बोले तो आपको नेट लिखना पड़ेगा, 30-40 कंपोनेंट नहीं करने, 50 का ही स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहां पे F सेंट्रीपिटल कितना है, mg का cos 37 इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस एट पॉइंट ए। m से m कैंसिल, ये है g 37, cos 37 डिग्री कितना होता है, ठीक है। तो cos 37 आ जाएगा हमारा 4/5, देख के समझ में आ रहा होगा। 37 डिग्री का मतलब है ये है 3, ये है 4, तो cos है तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइड बाय रेडियस एट पॉइंट ए। तो यहां से ये बन गया हमारा 2। तो रेडियस एट पॉइंट ए जो है वो आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाय 8, इतना मीटर ये हमारा रेडियस होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे, आप उस पॉइंट पे एफबीडी बनाओगे और जो फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट करोगे अलोंग रेडियल एंड अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। कैसे निकालोगे कौन सी डायरेक्शन रेडियल है कौन सी टेंजेंशियल है? तो पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल, और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं रेडियल। और फिर वहां से अपन एंगल वेंगल करके फोर्सेस के कंपोनेंट कर लिए, और जो टेंजेंशियल है वो आपको ए टेंजेंशियल देगा, और एफ सेंट्रीपिटल जो है उसको आप mv स्क्वायर बाय आर के इक्वल वहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो जुगाड़ करके। बाकी एक तरीका ये और था कि आप इक्वेशन डायरेक्टली लिखते
और उस फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया क्या कहानी है? ठीक है, तो चलो मैं एक आध दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं। चले, चलो सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पार्टिकल है वो 100 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे, और एंगल कितना है उसका 53 डिग्री, मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे आपको बोला गया है कि हमें उस इंस्टेंट पे बात करनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा हो और एंगल 45 डिग्री हो विथ हॉरिजॉन्टल। इस वाले में t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 3 पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। दो क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा आपको 5 से 6 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहां पे आपने कंपोनेंट किए, तो ये है 80 और ये है 60। 45 डिग्री पे पार्टिकल जा रहा है, इसका मतलब समझते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है ये तो 60 ही रहेगी, और ये वाली वेलोसिटी अगर 60 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल 45 डिग्री पे मूव करता है, राइट? और इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 60√2 हो जाती है। तो हम इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, और ये इंस्टेंट कब आया हमारा? t इक्वल टू 2 पे आएगा। तो हमें t इक्वल टू 2 पे इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि नेट वेलोसिटी के अलोंग टेंजेंशियल और उसके परपेंडिकुलर हो गया हमारा रेडियल डायरेक्शन। तो ये है हमारा रेडियल, ये है टेंजेंशियल। आप कंपोनेंट करो तो ये आ जाएगा हमारा mg, और ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो ये जो फोर्स है, ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा mg cos 45, और हम बात करेंगे कि F सेंट्रीपिटल होना चाहिए mv²/r। तो F सेंट्रीपिटल यहां पे कितना है? mg cos 45। ये होना चाहिए m v², तो 60√2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस, मास से मास कैंसिल, ये लिखा हुआ है 5√2, राइट? 10/√2, 5√2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 3600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय r। कोई दिक्कत नहीं है, या चाहो तो उसको 10/√2 लिख लो, ज्यादा बेटर है, जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? ये आ जाएगा 720√2 मीटर। ये इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आप इस पॉइंट पे बात करोगे तो इस पॉइंट पे बात करोगे t इक्वल टू 0 पे, तो ये लग रहा है इस पे mg फोर्स, और ये वेलोसिटी है परपेंडिकुलर है। तो यहां पे इस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो देख लेते हैं। तो कैसे बात करोगे? तो आप बोलोगे F इज इक्वल टू mv²/r, यही लगाओगे इस पॉइंट पे। तो t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये जो F सेंट्रीपिटल है वो mv²/r के बराबर होना चाहिए, मतलब mg इसकी वैल्यू mv²/r, ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 900/10, 90 मीटर। ये इसकी रेडियस आ जाएगी t इक्वल टू 0 पे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं t इक्वल टू 3 पे, तो t इक्वल टू 3 पे आप इसका फिगर बनाओ। t इक्वल टू 3 पे फिगर कैसा बनेगा? तो आपको देख के समझ में आएगा कि जो पार्टिकल है इसके पास ये वाला कंपोनेंट 30 है और नीचे की तरफ कंपोनेंट 30 है, मतलब ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा 30√2 से। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां से इसके ये हो जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये हो जाएगी इस पार्टिकल की रेडियल डायरेक्शन। ये है हमारी रेडियल डायरेक्शन, ये है हमारी टेंजेंशियल डायरेक्शन। और ध्यान से देखो, mg लगेगा वर्टिकली डाउन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये है रेडियल कंपोनेंट mg का sin 45 डिग्री। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्कल जो होगा वो ऐसे कुछ होगा। तो यहां पे आप लगाओगे तो F सेंट्रीपिटल कितना है? वो mv²/r होना चाहिए। F सेंट्रीपिटल है mg का sin 45 इज इक्वल्स टू m। v कितना है? v है 30 तो 30√2 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसकी रेडियस r2। m से m कैंसिल, ये लिखा हुआ है 10/√2, इसकी वैल्यू 900 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये देखोगे कितना लिखा है? 180√2। तो यहां से जो r2 की वैल्यू आ गई वो आ गई 180√2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक
आपको ये कहानी तो क्लियर हो गई है कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास पार्टिकल के पास हम जो मोशन की स्टडी करेंगे वो हम रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग करने वाले हैं, और रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम एफ रेडियल या एफ टेंजेंशियल बोलते हैं, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम एफ टेंजेंशियल या टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकी वजह से पार्टिकल के पास एक्सेशन आएगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, और पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। मैग्नीट्यूड कौन चेंज करता है? मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए हमारे पास होता है टेंजेंशियल फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। अब हम डिटेल में बातें करेंगे आगे चल के किसके बारे में, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि हम जहां पे फोर्सेस, जैसे ये जो कहानी मैंने स्टार्ट कर दी एक्चुअली, ठीक है, ये एक्चुअली डायनामिक्स में का ही पार्ट समझ लो, ठीक है, कि ये सब लिखना कि बॉडी का एफबीडी बनाना, एफबीडी बना के टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट करना, फिर रेडियल वाले कंपोनेंट्स को एफ सेंटीमीटर लिख देना और टेंजेंशियल वाले को एफ टेंजेंशियल लिख देना। ये सब अब डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का पार्ट है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी कहानी समझ में आ गई है। तो आज की कहानी में यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलो।